नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, यहाँ तैयारी करने का मतलब एक ही है, आप अभी तो फ़िलहाल TGT आर्ट की तैयारी में लगे हुए हैं। TGT आर्ट तैयारी कहना आसान है, लेकिन आप जानते हैं कि 4600 पे स्केल की नौकरी है और 4600 पे स्केल मतलब लगभग 60,000 की सैलरी हो जाए। 60,000 की सैलरी लगभग आएगी पर मंथ। रिटायरमेंट होते होते 1 लाख से अब सैलरी जाएगी। तो आपको दिखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा टफ जॉब है। नौकरी थोड़ी सी टफ है मित्रों। इसकी तैयारी में व्यस्त होने वाले सभी महानुभाव लगभग कोई ना कोई पेपर और देते रहे होंगे और इसका भी पेपर देते हैं। तो मित्रों, इसमें और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके साथ यूपी PCS का पेपर लगा हुआ है, आपका वीडियो का पेपर लगा हुआ है और UPP की भर्ती आने वाली है, वो सब भी इससे कवर हो जाएंगे। यूपी स्पेशल में आ रहा है और यूपी स्पेशल में जो अपने काम का चीज़ है उस पे हम फोकस करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख दार्शनिक स्थल कौन से हैं, जैसे रजा लाइब्रेरी कहाँ पे है, आपसे पूछे भारत माता मंदिर कहाँ पे है, आपसे पूछे सीतामढ़ी धार्मिक स्थल कहाँ पे है, आपसे पूछे शुक्रताल का शिव मंदिर कहाँ पे है, आपसे हो सकता मुगल घाट पूछ ले कहाँ पे है। तो इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ हो सकता आपसे उत्तर प्रदेश के जो रामसर साइट्स होती हैं, आर्द्रभूमि क्षेत्र होते हैं, उनके बारे में पूछ ले। तो जिनकी संख्याएं 10 हैं, इस पे बात करेंगे। और थोड़ा सा बात उत्तर प्रदेश के बारे में चल रही है तो थोड़ा सा बात और कर लेंगे उत्तर प्रदेश से विशेष से संबंधित, वेटलैंड से संबंधित और उससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा डाटा और देख लेंगे। तो सभी परीक्षाओं के लिए यूपी स्पेशल आपका हो जाएगा। TGT PGT आर्ट स्पेशल भी है, उसमें कोई डाउट्स नहीं है मित्रों। तो आराम से देखिएगा, धैर्यता के साथ सुनिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूपी के जो प्रमुख दार्शनिक स्थल हैं उसमें एक साइड में स्थल लिखा हुआ है, दूसरे साइड में अवस्थित स्थान के बारे में लिखा हुआ है। जैसे आप दशावतार मंदिर पढ़ते हैं तो दशावतार मंदिर मित्रों खूब पूछा जाता है आपके TGT में। TGT आर्ट में पूछा गया क्वेश्चन से। दशावतार मंदिर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो देवगढ़ है और जिला जो आपका है वो ललितपुर है। तो देवगढ़ उत्तर प्रदेश ललितपुर में जो है आपका दशावतार मंदिर स्थित है। आगे बात करें, दूसरा मंदिर कौन सा आएगा? नरसिंह टीला के नाम से एक जाना जाता है। ये नरसिंह टीला जो है ये जालौन में पाया जाता है। जालौन वही जिला है मित्रों जिसका कहा जाता है मुख्यालय क्या है? जालौन का मुख्यालय क्या है? तो जालौन का मुख्यालय तो आप जानते ही होंगे क्या होगा। जालौन का मुख्यालय उरई होता है। क्या होता है? उरई। इसलिए आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जो बस होते हैं उसमें उरई डिपो लिखा होता है, ना कि जालौन डिपो। बहुत कम जगहों पे आपको जालौन का नाम दिखाई देगा। उरई उसका हेडक्वार्टर है, इसलिए उरई डिपो दिखाई देता है। जैसे आप संभल का देखे होंगे, पवासा डिपो दिखता है। गौतम बुद्ध का नगर का देखते होंगे, उसमें नोएडा आपको दिखाई देगा और नोएडा डिपो दिखाई देता है। कानपुर देहात को अकबरपुर माती कहते हैं, इसलिए ज़्यादातर आप जो बस देखेंगे उसमें अकबरपुर माती डिपो लिखा मिलता है। फर्रुखाबाद का जो हेडक्वार्टर है वो फतेहगढ़ में है, तो फतेहगढ़ डिपो आपको दिखाई देगा। जालौन का उरई होता है, कौशाम्बी का मंझनपुर होता है, अमेठी का गौरीगंज होता है, संत कबीर नगरी का खलीलाबाद डिपो होता है। उसके साथ कुशीनगर का आपका पड़रौना डिपो आता है, सिद्धार्थ नगर का आपका नौगढ़ वाला डिपो आता है, अंबेडकर नगर का आपका अकबरपुर डिपो आता है और सोनभद्र का आपका रावणगंज वाला डिपो आता है। तो ऐसे जो नरसिंह टीला है मित्रों ये आपके जालौन में पाया जाता है, याद रखना। आगे बात करें, रानी महल की बात होगी। ये रानी महल कहाँ पे स्थित है मित्रों? वही झांसी वाला रानी, झांसी वाला बेल्ट है आपका, झांसी वाला जिला है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का झांसी जिला थोड़ा फेमस जिलों में आता है, तो वहीं पर आपका रानी महल स्थित है मित्रों। रानी महल स्थित है, याद रखिएगा। झांसी भी आपका उसी बेल्ट का हिस्सा है जिधर आप समझ रहे हैं, जैसे ललितपुर के जस्ट बगल में झांसी आएगा जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाएगा।
झांसी महोबा के बगल में होता है, ललितपुर के बगल होता है, जालौन के नीचे होता है, हमीरपुर के बगल होता है। तो आप जानते हैं कि झांसी का जो सीमा है इधर मध्य प्रदेश उधर मध्य प्रदेश, ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। आगे बात करते हैं ब्यास टीला की। ब्यास टीला कहाँ पे है मित्रों? ये भी आपके जालौन में पड़ता है, उरई वाला जालौन, उरई था ना, जालौन का उरई डिपो होता है। आगे बात करें कामदगिरी पर्वत कहाँ पे है मित्रों? कामदगिरी पर्वत की अगर बात करते हैं तो आपको चित्रकूट धाम याद रखना होगा, चित्रकूट धाम, चित्रकूट धाम याद रखना होगा। आगे कलिंजर दुर्ग, ये पूछा जाता है मित्रों, कलिंजर दुर्ग कहाँ पे स्थित है? तो आपका बांदा वाला बेल्ट होता है, बांदा 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 यूपी, बांदा यूपी, ठीक है। कलिंजर दुर्ग कहाँ पे है? तो आपके बांदा यूपी में पाया जाता है। आगे बात करते हैं मित्रों, आगे बात करें तो अगला आता है 84 गुम्बद। ये 84 गुम्बद आपका कहाँ पाया जाता है मित्रों? तो ये भी आपका कालपी में पाया जाता है, वही कालपी वही जालौन, कालपी में जहाँ पर बीरबल का जन्म हुआ है। आप जानते होंगे बीरबल का जन्म हुआ, बीरबल बहुत दिमागदार व्यक्ति था, अकबर के दरबार में नौरत्नों में शामिल रहा है। ज़्यादातर आप देखते होंगे चुटकुले या फिर जोक्स आपके अकबर बीरबल के ऊपर आते रहते हैं। तो 84 गुम्बद आपके कालपी में दिखाई देता है, ये भी जालौन में स्थित है, कालपी इसका एक तहसील होता है। आगे बात करें मित्रों तो अगला आता है मकरबई मंदिर। ये मकरबई मंदिर कहाँ पाया जाता है मित्रों? आपका मकरबई जो मंदिर है ये महोबा वाले बेल्ट में पाया जाता है, महोबा। मकरबई मंदिर कहाँ पे है मित्रों? आपके महोबा वाले बेल्ट में है। महोबा आपका मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है, याद रखना, और बांदा हमीरपुर और झांसी से सीमाएं साझा करता है। बांदा हमीरपुर और झांसी के बीच में महोबा पाया जाता है मध्य प्रदेश से। अगर राज्य की बात करते हैं तो एमपी से सीमा साझा करता है, वहाँ पे मकरबई मंदिर। आगे बात करते हैं बेल्हा देवी मंदिर कहाँ पाया जाता है? ये आपका कुंडा प्रतापगढ़ वाला होता है। जबकि आनंद भवन की अगर बात करते हैं, बहुत फेमस है ये आनंद भवन, आप सब प्रयागराज वाले जानते हैं, तो ये संगम नगरी प्रयागराज में स्थित है। आगे बात करते हैं कड़कशाह बाबर का मजार या कड़कशाह बाबर की मज़ार की अगर बात करते हैं तो ये कौशाम्बी वाला बेल्ट होता है। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में आपके कड़कशाह वाला डाटा पाया जाता है। कौशाम्बी आपका चित्रकूट और इलाहाबाद के बीच वाला बेल्ट होता है। एक साइड में चित्रकूट होगा, आपके पूर्व वाले साइड में इलाहाबाद होगा, आपके उत्तर वाले साइड में प्रतापगढ़ होगा, आपका दक्षिण वाला बेल्ट फतेहपुर और बांदा वाला घेरा होगा, उसके बीच में कौशाम्बी छोटा सा आता है जिला। तो वहाँ पे कक्कड़ शाह बाबा की मज़ार पाई जाती है। फांसी इमली शहीद स्थल की अगर बात करते हैं, ये भी आपका जो है प्रयागराज में स्थित है। बावनी इमली शहीद स्थल की अगर बात करते हैं, फतेहपुर में स्थित है मित्रों। फतेहपुर अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि फतेहपुर कौशाम्बी के बगल वाला जिला होता है, बांदा से थोड़ा ऊपर होता है। बांदा के उत्तर में फतेहपुर पाया जाता है, हमीरपुर के पूरब में पाया जाता है, ठीक है। कानपुर नगर के जो है दक्षिण और पूर्व कोने में पाया जाएगा, ठीक है। तो वो आपका फतेहपुर होता है, रायबरेली से नीचे होता है, उन्नाव से नीचे होता है, वो आपका फतेहपुर हो जाता है। आगे बात करते हैं धानपुर शहीद स्मारक की बात करें तो धानपुर शहीद स्मारक जो है आपका ये चंद्रौली वाला बेल्ट होता है मित्रों। चंद्रौली वाला जो बेल्ट है या बिहार से सीमा साझा करेगा, याद रखना, बिहार से सीमा साझा करेगा आपका चंद्रौली। चंद्रौली वाराणसी के जस्ट बगल होता है, गाजीपुर के नीचे होता है, वाराणसी के जस्ट पूरब में होता है, मिर्जापुर के जस्ट पूर्व में होता है, सोनभद्र के जस्ट उत्तर में होता है, वो आपका चंद्रौली है। वहाँ पे धानपुर शहीद स्मारक पाया जाता है। तो जो एक्स्ट्रा बातें बोल रहे हैं उसके दिमाग में बिठाते हुए चलना मित्रों, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। आगे बात करेंगे सीतामढ़ी धार्मिक स्थल की अगर बात करते हैं, कहाँ पे पाया जाता है? भदोही में पाया जाता है। बहुत सारे लोग भदोही से जुड़े हुए हैं। यहाँ की कालीन बहुत फेमस है मित्रों, कालीन दरी वाला जो बेल्ट है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे काम होता है। तो सीतामढ़ी धार्मिक स्थल जो है वो भदोही में पाया जाता है, भदोही में पाया जाता है। सोमनाथ मंदिर की बात करते हैं, यूपी के सोमनाथ की बात हो रही है मित्रों। जब यूपी के सोमनाथ मंदिर की बात करें तो आपका देवरिया जनपद में पाया जाएगा। कहाँ पे? देवरिया जनपद में पाया जाएगा, देवरिया जनपद में आपका पाया जाएगा। कौन सा? आपका मित्रों ये वाला दृश्य, कौन सा? सोमनाथ मंदिर। देवरिया कहाँ पे है? आप जानते हैं बिहार से जो है ये बॉर्डर अपना साझा करेगा और गोरखपुर के जस्ट पूरब में आपका देवरिया होता है। देवरिया के ऊपर आपको कुशीनगर मिलेगा और देवरिया के नीचे आपको बलिया मिलता है, याद रखना, ठीक है। तो गोरखपुर के जस्ट जो है दाहिने साइड में यानी पूर्व साइड में जो बिहार से बॉर्डर साझा करे वो आपका देवरिया होता है। आगे बात करते हैं काल भैरव मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है। काल भैरव मंदिर बाबा काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर में है, याद रखना। बीएचयू वाला है आपका, वाराणसी वाला है, जहाँ पे आप जानते हैं भारत कला भवन भी स्थित है। क्या है? भारत कला भवन भी स्थित है।
क्या भारत कला भवन भी स्थित है। आगे बात करते हैं भारत माता मंदिर, पूछा गया क्वेश्चन से मित्रों। भारत माता मंदिर जो है आपके वाराणसी में ही पाया जाता है, जबकि कार्नवालिस का जो मकबरा है आपका ये गाजीपुर में पाया जाता है। गाजीपुर 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 याद रखना। आगे बात करते हैं एक फेमस मंदिर देवी पाटन मंदिर। मित्रों यहाँ पे योगी आदित्यनाथ बहुत ज़्यादा जाते हैं, आप देखते होंगे ज़्यादातर मामले में बलरामपुर का जब भी दौरा करते हैं तो वो इस मंदिर पर जरूर जाते हैं। ये जो है शक्तिपीठों में शुमार है और गोंडा जनपद आता है और गोंडा जनपद जो है मुख्यालय है देवीपाटन मंडल का। तो उसके अंतर्गत एक जो है नेपाल से सीमा साझा करने वाला जिला है बलरामपुर, उसमें पाया जाता है। नेपाल के तराई वाले बेल्ट में थोड़ा सा ये मंदिर स्थित है देवीपाटन मंदिर। ये गोंडा से लगभग 80 से 100 किलोमीटर दूरी पे होगा। वहाँ पे जो है ये सिद्धपीठ है और यहाँ पे योगी बाबा जो है बहुत खास काम कर रहे हैं। इसके नाम पे एक नया विश्वविद्यालय भी बनने जा रहा है। अगला बात करते हैं चाइना मंदिर। ये चाइना मंदिर आपको जस्ट बगल में दिखाई देगा, ये आपका श्रावस्ती वाला बेल्ट होता है। श्रावस्ती वही जो पिछड़े मामले में आता है, आप जानते होंगे श्रावस्ती भी आपका गोंडा जनपद यानी देवीपाटन मंडल में ही आता है। वहाँ पर एक चाइना मंदिर स्थित है। आप जाएंगे जस्ट बगल में आप चाइना विहार देखेंगे, बौद्ध विहार देखेंगे, उस साइड में ओड़ाझार पहाड़ देखेंगे, उसके जस्ट बगल में जो है आपका अंगुलमार्ग गुफा देखेंगे। ये सब आपको देखने को मिल जाएगा श्रावस्ती में। तो चाइना मंदिर वहीं की बहुत फेमस मंदिर है। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला बहुत फेमस नाम आ गया भृगु मंदिर। भृगु ऋषि के नाम पे एक मंदिर जो बलिया में पाया जाता है। बलिया आपका सबसे कौन सा जिला होता है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला होता है बलिया, जो बिहार से अपनी साझा करता है सीमा। तो आपका भृगु मंदिर कहाँ पे है? बलिया में। आगे बात करें मित्रों, अगला नाम क्या आता है? माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा। तो ये माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा आपकी कहाँ पे है? ये मित्रों आपके कुशीनगर में है। कुशीनगर महाराजगंज और गोरखपुर के जस्ट बगल में होता है। देवरिया से थोड़ा सा उत्तर में होता है, वो है आपका कुशीनगर। आगे बात करें रेणुकेश्वर मंदिर की अगर बात करते हैं तो रेणुकेश्वर महादेव मंदिर की अगर बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है मित्रों? ये आपका राबर्ट्सगंज वाले में पाया जाता है, सोनभद्र में पाया जाता है, जिसे हमने कहा है कि जो सोनभद्र है उसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका राबर्ट्सगंज में होता है। तो वहाँ पे आपका पाया जाता है। सोनभद्र वही जो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार सभी से सीमाएं साझा कर दे, यानी 4 राज्यों से अपनी सीमाएं साझा कर दे। उत्तर प्रदेश का जिला हो लेकिन 4 राज्यों से सीमा साझा करे, वो है आपका सोनभद्र। तो सोनभद्र में आपको रेणुकेश्वर महादेव मंदिर को देखने को मिल जाएगा मित्रों। यहाँ आप जाएंगे तो ये मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं नैमिषारण। बहुत फेमस स्थान है ये नैमिषारण मित्रों। नैमिषारण कहाँ पे है? ये आपके उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में पाया जाता है। जनपद सीतापुर लगता है लेकिन इससे पास कई जनपद होते हैं। इधर हरदोई भी हो जाता है पास में, आप देखेंगे तो हरदोई का नक्शा भी आपको इससे पास मिल जाएगा। आपका सीतापुर मिलेगा, लखनऊ पास में है इसके, और इसके साथ साथ शाहजहाँपुर लगभग पास में पड़ जाता है उधर से, ठीक है। और खीरी भी लगभग पास में ही है, लेकिन जितना लखनऊ है उतना खीरी पड़ता है। तो ये सीतापुर में आपका नैमिषारण है, याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन से। संकिसा की अगर बात करते हैं मित्रों, जो संकिसा है आपका ये फर्रुखाबाद में पाया जाता है, जबकि जो मुगल घाट स्थित है वो भी फर्रुखाबाद में आपके पाया जाता है। घटिया घाट की अगर बात करते हैं फर्रुखाबाद में पाया जाता है, जबकि खानकान रशीदिया की अगर बात करते हैं मैनपुरी वाला बेल्ट आपका हो जाता है। वही मैनपुरी जहाँ तक अभी तक जो है मुलायम सिंह यादव ने अपना वर्चस्व कायम कर रखा था, वहाँ पे अभी तक जो है सांसद हुआ करते थे। इस बार डिम्पल भाभी शायद सांसद हुई हैं वहाँ पे, तो वही आपका मैनपुरी वाला बेल्ट होता है, मैनपुरी, ठीक है। फेमस नाम होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत दिनों तक जो है मुलायम सिंह यादव यहाँ से जो है अपनी दावेदारी करते रहे मैनपुरी वाले बेल्ट से। आगे बात करें, अगला नाम आएगा मित्रों, अगला नाम क्या आएगा? असाई किला दिगंबर आपकी जो मूर्ति है, ये असाई किला दिगंबर मूर्ति कहाँ पे पाई जाती है? ये आपका इटावा वाला बेल्ट होता है, वहीं पाई जाती है। जबकि भगवान वराह मंदिर जो है, भगवान वराह मतलब होता है सूअर की जो है अवतार में भगवान है। ऐसा मूर्ति आपको कहाँ दिखाई देता है? तो सोरोकासगंज में आपको दिखाई दे जाएगा। सोरोकासगंज में आपको ऐसा दृश्य देखने को मिल जाता है मित्रों। आगे बात करें, अगला नाम क्या आता है? अगला नाम रजा लाइब्रेरी। ये पूछा क्या क्वेश्चन से? रजा लाइब्रेरी कहाँ पे स्थित है? रामपुर में स्थित है। ये TGT आर्ट का छपा हुआ क्वेश्चन है मित्रों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम। सीताकुंड घाट की अगर बात करते हैं, सीताकुंड घाट आपका कहाँ पे है? ये सुल्तानपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है मित्रों? सुल्तानपुर में पाया जाता है। कहाँ पे? सुल्तानपुर में पाया जाता है। सुल्तानपुर जो अमेठी और अंबेडकर नगर के बीच पाया जाता है, आप जानते होंगे प्रतापगढ़ के ऊपर होता है, जौनपुर के पाए जो है पश्चिम साइड में होता है, अमेठी के जस्ट पूरब होता है, तो वो आपका सुल्तानपुर वाला बेल्ट होता है। वहाँ पे सीताकुंड बना हुआ है, सीताकुंड घाट।
रूमी दरवाज़ा आपकी बात करते हैं तो ये आपके नजाकत वाले शहर में है, यानी लक्ष्मणपुरी में है, यानी लखनऊ में है। तो मित्रों रूमी दरवाज़ा आपके लखनऊ में है। आगे बात करते हैं लोधेश्वर मंदिर। ये जो है शंकर जी का बहुत अच्छा मंदिर है, भगवान की शिवलिंग बहुत अच्छे से पाई जाती है, बाराबंकी में है। ये रामनगर बाराबंकी में स्थित है। रामनगर बाराबंकी में स्थित है। रामनगर बाराबंकी से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर। तो ये लोधेश्वर मंदिर थोड़ा फेमस मंदिर है, बाराबंकी का है। जैसे देवा शरीफ इसी का बहुत फेमस है, ऐसे जो है लोधेश्वर मंदिर भी बहुत फेमस है। श्री दाऊजी महाराज की अगर बात करते हैं, ये आपको दृश्य हाथरस में दिखाई दे जाएगा। जबकि हरिदेव मंदिर की अगर बात करते हैं मित्रों, तो हरिदेव मंदिर आपको मथुरा में दिखाई देता है, मथुरा में दिखाई देता है। आगे बात करते हैं, आगे क्या आता है? आगे आता है मित्रों क्या? एजाज अली हाल। एजाज अली हाल आपको कहाँ दिखाई देता है? ये बिजनौर वाला बेल्ट होता है मित्रों। एजाज अली हाल जो है आपका, ये बिजनौर वाला बेल्ट होता है, बिजनौर में पाया जाता है। बिजनौर जिला इसके लिए जिम्मेदार है। जबकि दान तीरथ की अगर बात करते हैं, दान तीरथ की अगर बात करते हैं, तो ऐसा दृश्य आपको मेरठ वाले में दिखाई देगा। मेरठ वाला बेल्ट आपका इसके लिए जिम्मेदार होगा। बागपत, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, उसके बीच में आपका मेरठ पाया जाता है, अमरोहा के जस्ट बगल, हापुड़ के जस्ट ऊपर। ठीक है, आगे बात करते हैं झारखंडेश्वर शिवलिंग कहाँ पे है? तो ये आपके मेरठ के नीचे वाले बेल्ट, जो हापुड़ वाला बेल्ट होता है, हापुड़ वाला जिला है, उसमें पाया जाता है। जबकि शुक्रताल का शिव मंदिर कहाँ पे है? तो शुक्रताल का शिव मंदिर जो है आपका मुजफ्फरनगर में पाया जाता है मित्रों। मुजफ्फरनगर जो शामली के जस्ट बगल होता है, बिजनौर के जस्ट बीच में होता है, सहारनपुर से नीचे पाया जाता है, वो आपका मुजफ्फरनगर है। शुक्रताल का शिव मंदिर यहाँ पे पाया जाता है। जबकि सबसे लास्ट वाला ये शाकंभरी देवी का मंदिर, शाकंभरी देवी का मंदिर फेमस है मित्रों, और ये आपके सहारनपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सहारनपुर में स्थित है। सहारनपुर, सहारनपुर मतलब सबसे कौन सा उत्तरी वाला जिला होता है? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है मित्रों? तो ये आपका सहारनपुर आएगा, सहारनपुर आता है। सबसे पूर्वी पूछा जाता है तो सबसे पूर्वी में आप कौन सा लगाते हैं? बलिया लगाते हैं, बलिया। सबसे दक्षिणी जब आता है तब आप क्या लगाते हैं? सोनभद्र लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सोनभद्र लगाते हैं। अगर आपसे सबसे पश्चिमी पूछा जाता है तो सबसे पश्चिम में आपका कौन सा आता है मित्रों? जब सबसे पश्चिमी की आपकी बात होने लगती है तब आप वहाँ पे नाम चेंज करने लगते हैं। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं सहारनपुर होगा, नहीं नहीं कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं मथुरा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं गाजियाबाद है। लेकिन मित्रों जब सबसे पश्चिमी की बात होती है तो आप जानते हैं कि हरियाणा राज्य से वो सीमा बनाएगा, और हरियाणा राज्य से कौन सा सीमा बनाता है? शामली बनाता है। कौन सा? शामली। तो शामली बनता है इसका सबसे पश्चिमी वाला जिला। सबसे पश्चिमी जिला शामली होता है। सहारनपुर के जस्ट नीचे है शामली। उसका जो आप भौगोलिक अक्षांश देखेंगे तो उसका झुकाव हल्का सा, जैसे ये सहारनपुर है तो उसका झुकाव हल्का सा ज़्यादा है, इसलिए वो पश्चिमी आ जाता है और ये उत्तरी आ जाता है। ये उत्तरी आ जाता है, ये पश्चिमी आ जाता है, नहीं तो दोनों एक ही हो जाता। ठीक है, तो इसलिए आपको शामली याद रखना होगा, सहारनपुर के जस्ट नीचे वाला जो हरियाणा से जो है बॉर्डर शेयर करता है। तो शाकंभरी देवी का जो मंदिर है आपका सहारनपुर में स्थित है। ये तो मंदिरों की बात हो गई, प्रमुख मंदिर आपके आ गए। उसके बाद हम थोड़ा रामसर स्थल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल और उसके भौगोलिक स्थिति, सीमावर्ती राज्य और इस पर भी बात कर ले रहे हैं। अगर रामसर स्थलों की बात करते हैं मित्रों तो अब तक जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे 10 रामसर साइट्स अभी तक पाई गई हैं। 10 रामसर साइट कुल मिला के अप्रैल 2022 तक यहाँ पे है। पहली की अगर बात करते हैं, ऊपरी गंगा नदी जो ब्रिज घाट नरोरा है उसके खिंचाव तक होता है, ये 2005 में स्थल घोषित किया गया था। दूसरा स्थल जो यूपी का है वो नवाबगंज उन्नाव वाला है, ये 2012 में घोषित किया गया। तीसरा जो है वो सरसई नवार, सरसई नवार जो है ये आपका इटावा वाले बेल्ट में पाया जाता है, 2019 में रामसर स्थल से घोषित किया गया। जबकि पार्वती अरंगा आपका गोंडा में पाया जाता है, गोंडा जनपद जो आपका देवीपाटन मुंड्यालय वाला है, तो उसके मुख्यालय से थोड़ा सा दूर है। नवाबगंज बेल्ट में जाएंगे जहाँ की आजकल नेताजी बहुत फेमस है, ब्रजभूषण जी, उसी वाले बेल्ट में पाया जाता है। उनके गांव के आस पड़ोस पाया जाता है, मेन हाईवे से लगा हुआ है। जब गोंडा से आप फैजाबाद जाने लगेंगे, अयोध्या जाने लगेंगे तो उसी हाईवे पे लगा हुआ है। पार्वती अरंगा लंबा चौड़ा फैला हुआ है। ये पश्चिम बिहार है, इसको जो है रामसर स्थल में ले लिया गया है। ये 2019 का डाटा है। आगे बात करते हैं समन पश्चिम बिहार। ये आपसे पूछा गया एक बार क्वेश्चन है, इससे पहले यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन। समन पश्चिम बिहार की अगर बात करते हैं मैनपुरी में पाया जाता है। 2019 में ये आपको रामसर स्थल के रूप में देखने को मिला था। आगे बात करते हैं सांडी पश्चिम बिहार। जब आप हरदोई जाने लगेंगे तो उससे पहले आपका सांडी पड़ता है, और
सांडी पश्चिम बिहार बहुत फेमस है, 2019 में इसे भी आर्द्रभूमि स्थल के रूप में शामिल कर लिया गया। आगे बात करते हैं, एक समसपुर झील होती है मित्रों। ये समसपुर झील कहाँ पाई जाती है? ये आपकी रायबरेली में पाई जाती है। ये भी 2019 में जो है आपकी क्या बनी है? रामसर स्थल बना है, यानी आर्द्रभूमि स्थल यानी वेटलैंड वेल्ड बना है। तो याद रखना समसपुर झील आपकी कहाँ पे है? रायबरेली में है। ये 7वां स्थल थी। 8वां स्थल की अगर बात करते हैं, सूर सरोवर है या फिर कीथम झील है। ये कीथम झील कई बार पूछा गया, सूर सरोवर कभी कभी नाम आता है। तो कीथम झील आपको याद रखना होगा कहाँ पे पाया जाता है? आपका आगरा वाला बेल्ट होता है। 2020 में इसको जो है रामसर स्थल के रूप में विकसित किया गया है। और आगे बात करते हैं, 9वां स्थल कौन सा है मित्रों? तो 9वां स्थल जब आप बात करेंगे तो हैदरपुर वेटलैंड आता है। हैदरपुर वेटलैंड जो है इसमें आता है, बिजनौर वाला बेल्ट होता है, मुजफ्फरनगर की सीमा पे है। 2021 में जो है इसे क्या किया गया? आर्द्रभूमि के रूप में इसे जो है विकसित करने का काम सरकार की तरफ से किया गया। नाम क्या है आपका? जो है हैदरपुर वेटलैंड वाला है, बिजनौर में पाया जाता है, मुजफ्फरनगर की सीमा से लगा हुआ है। मुजफ्फरनगर वही बिल्कुल ऊपर वाला, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका, ये वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है मित्रों? तो वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका संत कबीर नगर में है और 2022 में इसको जो है रामसल आर्द्रभूमि के रूप में विकसित किया गया है। ये आपके जो है 10 अति महत्वपूर्ण रामसर स्थल थे जो आपके उत्तर प्रदेश में पाए गए थे। पहला कौन था मित्रों? आपका ऊपरी गंगा वाला हो गया। सबसे लास्ट वाला कौन सा है? वखीरा वन्यजीव आपका हो गया संत कबीर नगर वाला। अच्छा, सांडी वाला कब बनाया गया? 2019 में बनाया गया। आपका समन पश्चिम बिहार 19 में बनाया गया। पार्वती अरंगा 19 में बनाया गया। सरसई नावर आपका 19 में बनाया गया। समसपुर जो है झील रायबरेली वाला 19 में बनाया गया। तो ये सब नाम आपके 19 में बनाए गए, जबकि एक डाटा आपका 20 में बनाया गया है, जिसे जो है कीथम झील कहा जाता है या फिर कई जगह सूर सरोवर नाम आता है। ये आगरा वाला जो है 2020 में वेटलैंड जो है घोषित हुआ था 8वां, और आपका जो है हैदरपुर वेटलैंड मिर्जापुर वाला जो है हैदरपुर वेटलैंड आपका बिजनौर वाला जो मुजफ्फरनगर की सीमा पे है 2021 में आया, और जो है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका संत कबीर नगर वाला है 2022 में वेटलैंड सूची के रूप में समाहित किया गया, जो उत्तर प्रदेश के 10 रामसर साइट्स हैं। आगे बात करते हैं, पूरे भारत की अगर बात कर ले मित्रों, अब तक जो पूरे भारत वर्ष की बात करते हैं तो वहाँ पे 75 रामसर यानी वेटलैंड हो गए हैं। ये मार्च 2023 तक का डाटा है। ध्यातव्य होगी, भारत का सबसे पहला जो वेटलैंड है वो 1981 में चिल्का झील जो आपकी उड़ीसा वाली है उसको घोषित किया गया था। सबसे पहला वेटलैंड स्थल कब किया गया था? 1981 में किया गया था। यूपी के कुल क्षेत्रफल में वेटलैंड का प्रतिशत कितना है? तो 5.5%। जो ये टोटल 10 एरियाज आपको दिखाई दिए, जो 10 नाम आपको दिखाई दिए, 10 नाम आपके सामने आए, उसमें से जो इनका एरियाज है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो 5.5% एरिया लिए हुए हैं। प्रदेश का सर्वाधिक वेटलैंड वाला जो जिला है वो सबसे ज़्यादा जो है वेटलैंड कहाँ पे है? तो ये 5.5% में सबसे ज़्यादा जो लिया हुआ है उसका नाम सोनभद्र होता है, जो सबसे नीचे वाला बेल्ट होता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार से सीमा बनाता है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा एरिया है। जबकि प्रदेश में सबसे कम वेटलैंड वाला जो जिला है आपका वो बागपत और हाथरस है मित्रों। तो बागपत और हाथरस में आपको कम वेटलैंड देखने को मिलते हैं। ये तो बात आपके वेटलैंड की हो गई। टोटल 75 हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो आपके 10 रामसर स्थल समाहित है। हो सकता क्वेश्चन से एक बन जाए यूपी विशेष में आपके, तो याद रखना। आगे बात करते हैं यूपी विशेष की। अगर बात कर लें तो यूपी विशेष मित्रों सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भारत का स्थान क्या है। जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि में चौथे नंबर पे आता है, जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे आता है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि में चौथे पे कौन है? जैसे पहले नंबर पे आपको राजस्थान देखने को मिलेगा, दूसरे नंबर पे आपको मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आपको उद्धव सरकार वाली महाराष्ट्र याद रखना होगा, एकनाथ शिंदे वाली महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे आपको योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। मित्रों ये क्षेत्रफल की बात हो गई। अब आप जनसंख्या के मामले में आप जानते हैं, बाबा हर बार कहते हैं 23 करोड़, कई बार 25 करोड़ बोल देते हैं, तो वो आपका उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे है, याद रखना। 10 की वृद्धि दर की अगर बात करते हैं, 10 की वृद्धि दर मतलब 10 साल में कितना वृद्धि हुआ है। तो मित्रों 10 की वृद्धि दर में जो है 20.2% की वृद्धि हुई है। ये 10 की वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है भारत की वृद्धि दर से, याद रखना। भारत की जो ओवरऑल 10 की वृद्धि दर रही है उससे ज़्यादा है आपका ये उत्तर प्रदेश वाला 10 की वृद्धि दर। बात करें 10 की वृद्धि दर में जो आपका परसेंटेज है 20.2%, तो इसका रेशियो क्या रहा है? तो ये जो आपको रैंकिंग बनता है, उसमें राज्यों में रैंकिंग बनता है, उस रैंकिंग में 14वें स्थान पे यूपी रहा है, जब आपका 20.2% वृद्धि दर के साथ दर्ज हुआ तब। अगर जनघनत्व की बात करते हैं मित्रों, जनघनत्व का मतलब वो होता है कि 1 किलोमीटर आप लंबाई ले लो, 1 किलोमीटर आप चौड़ाई ले लो, इसके बीच में कितने लोग निवास करते हैं।
तो ये आपका जनघनत्व के मामले में चौथे नंबर पे आता है और 829 लोग यहाँ पे निवास करते हैं। भारत के जनसंख्या घनत्व से ज़्यादा होता है। आप जानते होंगे यहाँ पे 382 लोग आते हैं, जबकि यहाँ पे 829 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर के एरिया में दाहिने बाएं आप चले जाइए, 1 किलोमीटर का आप जो है एरिया निकाल लीजिए, उसमें जो है 829 लोग पाए जाएंगे। ये पूछा गया क्वेश्चन से, याद रखना। आगे बात करते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब वो है मित्रों, पुरुष की अपेक्षा आपको कितनी महिलाएं दिखाई देती हैं, यानी मेल और फीमेल का रेशियो होता है। मेल 1000 होंगे, फीमेल आपका 912 पाया जाता है, 912। ये 2011 के अकॉर्डिंग अभी चल रहा है मित्रों। आपका 2021 में फिर से सेंसेक्स होना था, लेकिन जो कोरोना काल आ गया इसलिए सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अब हमें लग रहा है चुनाव उनाव हो जाए, उसके बाद चाहे जो है जनसंख्या करवा ले। जनसंख्या करवाएगी तो आंकड़े सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, साक्षरता। मित्रों साक्षरता वह है जिससे जो है लोग अपने आप के बारे में समझ पाते हैं, अपने आप के बारे में जान पाते हैं, और साक्षरता के मामले में ही सब कुछ मामला टिका होता है। आप जानते होंगे पढ़ाई से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो पढ़ाई के मामले में जो उत्तर प्रदेश है वो 29वें स्थान पे है और 67.7% यहाँ की ओवरऑल साक्षरता है, जिसमें से पुरुष जो हैं वो 77.3% साक्षर हैं, 29वां स्थान लिए हुए हैं। जो महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश की वो 57.2% साक्षरता के साथ 31वां स्थान आपकी लिए हुए है। पुरुष 77.3%। मित्रों 100 पुरुष को अगर आप मिलते हैं तो उसमें से आपको देखने को मिलेगा कि 77.3% लोग जो है मिल जाएंगे आपको अपना नाम गाम लिखने के लिए, क्योंकि साक्षरता का मामला यहाँ पे यही है। आप अक्षर को पढ़ ले रहे हैं, अक्षर में लिख ले रहे हैं, बस आप साक्षर हो गए। साक्षर का मतलब यही है, यहाँ पे आप अक्षर लिख ले रहे हो, आबा शादा लिख ले रहे हो, ABCD लिख रहे हो, आप राम श्याम रीता मिता गीता योगी अखिलेश आप रस्किन बॉन्ड ऐसा कुछ भी लिख ले रहे हो और पढ़ ले रहे हो, अपना दस्तखत बना ले रहे हो, बस आप साक्षर हो गए। तो ऐसी साक्षरता के बाद भी अभी जो है 29वें पायदान पे है उत्तर प्रदेश अपना साक्षरता के मामले में। इसी को बढ़ाना है, इसी के लिए हम बार बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को सशक्त बनाना है, उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाना है, शिक्षा के मामले में नंबर 1 पे ले चलना है। मित्रों आप लोग चाहेंगे तो निश्चित रूप से नंबर 1 पे चलेगा। ये तो बात हो गई इसकी। अब हम लोग बात कर लें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति के बारे में। जनसंख्या नीति की अगर बात करते हैं 2000 वाला अपनाया गया है, 11 जुलाई 2000 से लागू होती है। वर्ष 2016 का जो प्रजनन दर रहा है मित्रों वो 2.1% पर लाना है प्रजनन दर आपका, और जो बालिका विवाह आयु है वो 16.4 वर्ष और 19.5 वर्ष के बीच को लाना है। राजकीय सेवाओं में जो महिलाएं हैं उसमें जो आरक्षण है मित्रों, आप जानते हैं कि राजकीय सेवाओं में जैसे आप जानते होंगे पुलिस कमिश्नर या फिर अच्छे पोस्टों पे या फिर ग्राम पंचायतों में आप देखते होंगे, अगर ये चुनाव इस टाइम चल रहा है तो वहाँ पे भी सूची जारी हुई है, तो 33% महिलाओं का आरक्षण चल रहा है, दिया गया है। अब आगे बात कर लेते हैं 2 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, इस पे आपको सदैव खास नज़र बना के रखनी होगी, क्योंकि आप जानते होंगे आपका जो संपूर्ण विश्व दिखाई देता है, ग्लोब दिखाई देता है, ये ग्लोब 33 सही 1/2, अरे 33 मत कहना यार, 23 सही 1/2 डिग्री अंश के साथ आपका झुका हुआ है, आप जानते होंगे। और ये भूमध्य रेखा और जो है आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा पे काम कर रहा है, जिसमें से आप देखते होंगे आपका भूमध्य रेखा जो है वो बीचों बीच से निकलता है, और भूमध्य रेखा के मामले में आप जानते हैं कि आपके भारत में भूमध्य रेखा आती ही नहीं है, जबकि आपकी जो कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री ऊपर जाती है वो कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा पे बहुत सारे आपके राज्य पाए जाते हैं, जिसमें से कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो भौगोलिक स्थिति है उत्तर प्रदेश की वो आपकी ग्लोब पे कैसी है। तो ग्लोब पे अक्षांशीय और देशांतरीय ये 2 डाटा दिखाई देता है। अक्षांश वाला बेल्ट आप जानते होंगे और देशांतर वाला भी आप बेल्ट जानते होंगे, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। अगर नहीं जानते हैं तो अगले क्लास में हम अच्छे से बता देंगे, फिलहाल आप जानते होंगे, इतना तो समझदार हैं ही। ये वाली जो रेखा होती है आपकी अक्षांश होती है और ये वाली जो रेखा होती है ये आपकी देशांतर मध्य। मित्रों जो ऊपर से रेखा नीचे को काट रही है वो आपकी देशांतर, और जो आपकी भौगोलिक रेखा जो आपका विषुवत रेखा या फिर आप जो कर्क रेखा कह लें या फिर आप जो भूमध्य रेखा कह लें उसके समानांतर चलती हो, वो आपकी कौन सी रेखाएं हो जाती हैं? अक्षांशीय रेखाएं हो जाती हैं। तो अक्षांश रेखा की जब आप बात करेंगे तो आपका जो उत्तर प्रदेश है मित्रों वो आपको कितने डिग्री दिखाई दे जाएगा? उत्तर प्रदेश आपको कितने डिग्री दिखाई दे जाएगा? तो ये आपको 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के
30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी के अक्षांश में आपको दिखाई दे जाएगा। इसका अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार जो आपका यूपी है वो आपका 77 डिग्री 5 मिनट के साथ 84 डिग्री 38 मिनट के साथ देशांतरीय विस्तार आपका पाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश की हम स्थिति बता रहे हैं, जो आपका भारत देश है, प्यारा भारत देश है। इस प्यारा भारत देश में आपको हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं मित्रों, ठीक है। तो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं इस अपने प्यारे भारत देश में। तो इसमें जो है हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश पे आपको बताना है कि अपना ये वाला उत्तर प्रदेश का स्थिति क्या है। तो उत्तर प्रदेश की जो आपकी स्थिति है 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश पे पाया जाता है। और जो देशांतरीय विकास है वो आपका 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट के बीच वाला है। तो इस पे आपको ध्यान देने की बात है। अब भौगोलिक स्थिति अगर समझ में आ गई हो तो उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के बारे में बात कर लें। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य की अगर बात करते हैं तो सबसे पूर्वी वाला राज्य कौन सा है मित्रों? सबसे पूर्वी जो राज्य आएगा वो आपका बिहार आएगा। सबसे पूर्व में जैसे आपने देखा तो हमने बताया था कि सबसे पूर्व में जो जिला आता है वो आपका बलिया आता है। और बलिया का सीमा किससे साझा होता है? तो बलिया आपका नीतीश बाबू वाले बेल्ट से यानी बिहार वाले बेल्ट से साझा होता है। तो बिहार के साथ लगा लो सबसे पूर्वी। आप देखेंगे सबसे पश्चिमी की बात होगी, सबसे पश्चिमी की बात होगी तो सबसे पश्चिमी वाला हमने जिला कौन सा बताया था? जिला आपका शामली बताया था, शामली। और शामली में हमने बताया था मनोहर लाल खट्टर जहाँ के मुख्यमंत्री हों वो वाला बेल्ट आएगा। तो आपका हरियाणा वाला बेल्ट आएगा, हरियाणा। तो मित्रों जिला जो आपका है वो शामली है सबसे पश्चिमी, और जो आपका राज्य है वो आपका हरियाणा हो जाता है। जबकि आप सबसे उत्तरी की बात करेंगे तो उत्तर सबसे उत्तर वाला बेल्ट कौन सा आता है? सबसे उत्तर वाला जो जिला आपका आता है वो सहारनपुर आता है, सहारनपुर आता है। और जहां पर आप जानते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत हो मुख्यमंत्री, वो वाला बेल्ट आपका सही जवाब बनता है। तो उसके लिए जो आप सही जवाब लगाते हैं मित्रों वो क्या लगाते हैं? उसके लिए आप उत्तराखंड लगाते हैं, उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड आपका सही जवाब बनता है। अब बात करते हैं दक्षिणी वाले छोर की। मित्रों अगर दक्षिणी वाले छोर की आप बात करेंगे तो ये वाला बेल्ट जो है आप जानते हैं कि सोनभद्र वाला होता है। और सोनभद्र सबसे दक्षिणी वाला आपका जो राज्य होगा सोनभद्र। आप जब देखेंगे तो आप झारखंड बिल्कुल पूर्व वाले में देखेंगे, बिहार आपका थोड़ा सा उत्तर और पूर्व वाला बेल्ट हो जाता है बिहार, झारखंड आपका जस्ट पश्चिम हो जाता है, मध्य प्रदेश आपका जस्ट पश्चिम हो जाता है, झारखंड आपका जस्ट पूर्व हो जाता है। लेकिन आप जब दक्षिण में आएंगे तो ये आपका छत्तीसगढ़ होगा, वही छत्तीसगढ़ जहाँ पर आपकी जोगी मारा गुफा पाई जाती है वो वाला छत्तीसगढ़ याद रखना। तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जो आपका जिला होगा वो सोनभद्र होगा। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है जो सीमा टच कर रहा है? तो आपका छत्तीसगढ़ आंसर्स लगाना होगा। तो ये दोनों डाटा हमें उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। वही डाटा शायद यहाँ पे लिखा भी है। सबसे पश्चिमी हरियाणा, सबसे उत्तरी उत्तराखंड, सबसे दक्षिणी छत्तीसगढ़, सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी वाला सोनभद्र आपका पाया जाता है। ये मित्रों जिलों की बात हो गई। अब सबसे बड़े जिले की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या चाहे उसके साथ आप जनसंख्या मामला हटा दीजिए, आप सबसे पहले क्षेत्रफल की बात कर लीजिए। तो सबसे बड़ा वाला जो जिला है आपका वो लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा वाला जिला आपका हापुड़ ही। अगर सीमावर्ती प्रदेशों की बात करते हैं मित्रों 9 टोटल पाए जाते हैं, जिसमें से एक आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली होता है और 8 राज्य होते हैं। टोटल पूछा जाए तो 9 लगाना, अगर यही पूछे सीमावर्ती प्रदेशों की संख्या तब भी आपको 9 लगाना होगा, जिसमें आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली आ जाता है। उसके बाद जो राज्य आते हैं इसमें हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और बिहार आपके आते हैं। तो इस टाइप से 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के 9 प्रदेशों की सीमाएं उत्तर प्रदेश को टच करती हैं, आपके बाबा वाले प्रदेश को टच करती हैं। बात करते हैं सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी रही है? तो आपके मामा वाली नगरी मध्य प्रदेश की रही है। सबसे न्यूनतम सीमा रेखा किसकी रही है? तो आपके हिमाचल प्रदेश वाली रही है। मंडी वाला हिमाचल प्रदेश आपका हो जाता है। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश ऊपर लगता है, उत्तराखंड के जस्ट बगल हिमाचल प्रदेश होता है, तो उससे सीमा बहुत कम लगती है। सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। आगे बात करते हैं। अब ये डाटा खूब पूछा जाता है तो इस पे आपको खास पकड़ बना के रखनी होगी मित्रों। कहा जा रहा है मध्य प्रदेश में सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश में 11 जिले सीमा बनाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा दूरी तय करता है। सबसे पहले आगरा बनाएगा, फिर इटावा बनाएगा, फिर जालौन बनाएगा, फिर झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। इतने ज़िले जो हैं वो आपकी सीमा बनाते हैं किसके साथ? तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं 11 जिले।
बिहार से सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं मित्रों? 7 जिले होते हैं। एक तो सोनभद्र है, दूसरा चंदौली है, तीसरा गाजीपुर है, चौथा बलिया है, पांचवा आपका देवरिया है, छठवां कुशीनगर है और सातवां आपका महाराजगंज होता है, जो आपके बिहार राज्य से सीमा बनाता है। तो कितने राज्य आ गए? 7 राज्य आपके यहाँ दिखाई दे गए। और आगे बात करें उत्तराखंड की बात होगी। उत्तराखंड से सीमा भी 7 जिले बनाते हैं। कौन कौन से हैं? सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है और पीलीभीत है। ये 7 जिले मिल करके आपके उत्तराखंड से भी सीमा बना लेते हैं। कहाँ से? उत्तराखंड वाले बेल्ट से आपके सीमा बना लेते हैं। पीलीभीत मिलता है, बरेली मिलता है, रामपुर मिलता है, मुरादाबाद मिलता है, बिजनौर मिलता है, आपका मुजफ्फरनगर मिलता है, उसके साथ सहारनपुर भी मिल जाता है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली से सीमा कितने बनाते हैं? तो दिल्ली से जो है द्वितीय जिला बना पाते हैं। एक का नाम गाजियाबाद होता है, दूसरा का नाम गौतम बुद्ध नगर होता है, जिसको हम लोग प्यार से नोएडा के नाम से जानते हैं, नोएडा के नाम से। आगे बात करें छत्तीसगढ़ से कौन सा सीमा बनाता है? तो छत्तीसगढ़ से एक ही जिला आपका है जो सीमा बनाता है, जिसका नाम सोनभद्र हो जाता है मित्रों, प्यार से सोनभद्र कहा जाता है, राबर्ट्सगंज वाला। आगे बात करें झारखंड से सीमा बनाने वाला आपका रांची वाला झारखंड एक जो है जिला है जिसका नाम सोनभद्र होता है, वो आपका सीमा बनाता है इससे। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आएगा सोनभद्र से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? मित्रों जब सोनभद्र की ही बात आ जाए तो 4 राज्य आते हैं। एक तो मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा बिहार और चौथा आपका झारखंड हो जाता है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड कितने राज्य हैं? 4 राज्य। 4 राज्य कैसे सीमा बनाते हैं? यूपी का एकमात्र जिला जिसका नाम सोनभद्र है, उससे 4 जिले मिलकर के सीमा बना लेते हैं। सहारनपुर से अगर बात करते हैं, सहारनपुर वही आपका सबसे ऊपर वाला जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से सीमा बनाए, वो आपका हो जाता है कौन सा? सहारनपुर। तो सहारनपुर से वही पूछा जा रहा है कि सीमा कितने राज्यों से? तो 3 राज्यों से बनाता है, एक तो हरियाणा, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा आपका उत्तराखंड वाला बेल्ट होता है, जिससे ये अपना सीमा साझा करता है। तो इस टाइप से सहारनपुर के बारे में भी आपने देखा कि सहारनपुर कितने राज्यों के साथ सीमा अपना साझा करता है। उम्मीद है मित्रों समझ में आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। और मिलेंगे अभी नेक्स्ट राउंड में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।